चुनाव बिहार में आने वाला है, लेकिन भाजपा की मुश्किलें पूरे देश में बढ़ती जा रही हैं। राहुल गांधी ने बिहार में एक बार फिर से ऐलान किया कि हाइड्रोजन बम आने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है और आने के बाद क्या असर होगा आप देखिएगा। पहले यही बयान सुन लीजिए। मैंने हाइड्रोजन बम की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। बिहार में इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? बिहार में इंडिया गठबंधन क्या सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है? बिहार में बिखर रहा है, लड़ रहा है इंडिया गठबंधन। भाजपा के ऐसे नैरेटिव के सामने जवाब देने के लिए एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की तस्वीरें, कॉमन एजेंडा, रैलियां और उनकी तैयारी सामने दिख रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मुश्किल में घिरती जा रही है कि वहां जेडीयू के भीतर झगड़ा हो गया या प्रशांत किशोर जैसा एक सामान्य व्यक्ति जो पहली बार बिहार की राजनीति पर दावेदारी कर रहा है, उस तरह के नए शख्स ने बीजेपी के साथ जेडीयू के नेताओं के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर क्या पहले ही बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया? नीतीश कुमार कौन सी हरकत करके फिर से बिहार में विवादित तरह का एक दृश्य पैदा कर दे रहे हैं? वहीं राहुल गांधी के एक छोटे वाले सुतली बम फोड़ने पर चुनाव आयोग ने कौन सा नियम बदल दिया, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि दाढ़ी में तिनका जिसके हो उसे लोग चोर का नारा लगा रहे हो। आज वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन जरा पहले एक नारा जो उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ चल रहे युवाओं के आंदोलन के बीच से सुनिए, जिससे चोर और चोरी पर खुल करके बहस हो पाएगी। आइए बिहार ले चलते हैं आपको। और बिहार में कल इंडिया गठबंधन की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, रैली नुमा बैठक भी हुई। वहां पर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद इंडिया गठबंधन के सारे लोग सामने आए। उन्होंने अति पिछड़ा समुदाय को बिहार में क्या हक देगा, इंडिया गठबंधन अधिकार क्या देगा, मौके क्या देगा और सरकार बनने के बाद उनके हित में कौन कौन से फैसले लिए जाएंगे, जिससे बिहार के अति पिछड़े समुदाय पर एक भरोसा जताया जा सके कि वो समुदाय जो कल तक नीतीश कुमार का वोटर रहा, जिसका एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ हुआ करता था, जिस वोट बैंक को सबसे बड़ी चिंता यह है कि उस वोट बैंक को यादवों का डर दिखा करके गैर यादव वोटर में तब्दील करने की भाजपा और आरएसएस की कोशिश अब नीतीश कुमार के कमजोर पड़ने के बाद धाराशायी होती दिख रही है। नीतीश कुमार अपनी उम्र के उस ढलान पर जा चुके हैं जहां उनका स्वास्थ्य और राजनीतिक सक्रियता दोनों उस हद तक साथ नहीं दे पा रही है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार फिर शामिल हुए। पहले तो वो लुढ़कते हुए नजर आए, सुरक्षा कर्मियों ने सहारा दिया, लेकिन फिर से पिछली बार चंद रोज पहले एक तस्वीर आई कि एक महिला जब एक शॉल भेंट करने जाती है मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री उन्हें भेंट करते हैं और किस तरह से उनके गर्दन में लपेटते हैं। सब लोग इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी क्या इतनी कमजोर है? अपने राजनीतिक जीवन के अब तक के सबसे उफान पर जहां बीजेपी है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जाने कितने राज्यों में सरकार, जो मनचाहा कानून बदल दो, संसद में जो जैसे चलाओ, जिस तरह का भी छेड़खानी संविधान से करना कर डालो। भाजपा इतनी ताकत में जब हो, उसे नीतीश कुमार की जरूरत क्यों है? इस बात को समझने के लिए नीतीश कुमार की अहमियत को ध्यान में रखते हुए इतने कमजोर परिस्थिति में होने के बाद भी क्या एनडीए ने नीतीश कुमार को अपना चेहरा आगे बनाया है, या अंदर खाने जेडीयू में यह चर्चा तेज हो चुकी है कि एकनाथ शिंदे बिहार के नीतीश कुमार होने वाले हैं? लेकिन बीजेपी न तो मना कर पा रही है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा करने के लिए बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चेहरा ले आएगी। लेकिन उस बीजेपी और उसके हितैषियों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी ये घोषणा क्यों नहीं कर रही कि तेजस्वी यादव चेहरा होंगे। क्या इंडिया गठबंधन का चेहरा कोई होगा कि नहीं? मुद्दों पर लड़ाई लड़ने की बजाय चेहरों पर लड़ाई केंद्रित करने की बीजेपी और उनके भक्त मीडिया की सबसे बड़ी साजिश बिहार में चल रही है। इसीलिए बिहार में लगातार यह कोशिश हो रही है कि भाकपा माले किस तरह से दबाव बना रहा है, कांग्रेस कितना ज्यादा दबाव बना ले गई है, आरजेडी कैसे मुश्किल में घिर रही है। ऐसी खबरें लगातार चलती रहें
तो बीजेपी का नैरेटिव मजबूत होगा, बीजेपी मजबूत दिखेगी, बीजेपी अजेय होती दिखेगी। और जेडीयू तो वैसे ही आधा बीजेपी में चला गया है और आधा बीजेपी के अंडर में है। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक अवसान पर हैं, जहां उस तरह से कोई निर्णय लेते हुए वो मजबूत स्थिति में नहीं दिख रहे। ऐसे में महागठबंधन ने अति पिछड़े समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, भरोसा जीतने के लिए एक शपथ पत्र, एक अधिकार पत्र, एक एजेंडा पत्र सामने रखा। और उस एजेंडा पत्र को सामने रखते हुए जो बात राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव ने बोली, कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए, अति पिछड़े समुदाय के मुद्दों को याद करते हुए, उसे जरा गौर से सुनना चाहिए। यहां पे नीतीश जी की सरकार कितने सालों से है? 20 सालों से है। मुझे आप बताइए, ये उन्होंने क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया उन्होंने? हम आपके साथ बैठे, मीटिंगें की, आपने बताया कि भैया ये करना है, हमने कर दिया। 20 साल उन्होंने ये क्यों नहीं किया? 20 साल के लिए इन्होंने आपको एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं दिया? 20 साल के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? ये क्या कर रहे थे? एक ये आपसे वोट ले रहे थे और आपको यूज करके आपको फेंक रहे थे, दबा रहे थे। कर्पूरी ठाकुर से लेकर के अति पिछड़े समुदाय के तमाम आइकॉन, प्रजापति, राजभर, चौहान, पाल और तमाम वे जातियां जो अति पिछड़े समुदाय से आती हैं, जिनकी आबादी ठीक ठाक है लेकिन उन्हें अभी हिस्सेदारी उतनी नहीं मिली। बिहार वही राज्य है जिसने जाति जनगणना करा करके उन तमाम जातियों को हक अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण की सीमा को 65% किया था। कोर्ट से वो रास्ता रोक दिया गया और फिर बीजेपी और जेडीयू की अलायंस आरक्षण, जाति जनगणना, 65% रिजर्वेशन और उसे नवी सूची में डाला जाए, इस तरह के मुद्दों को बहस में ही नहीं लाने देती है और बहस से गायब कर दे रही है। उस समय 17 महीने हम लोगों की सरकार थी, जो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया 65%, 10% EWS यानी 75%। उस समय भी हम लोग बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार को कैबिनेट से हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा। जैसे तमिलनाडु में शेड्यूल 9 में है, अनुसूची 9 में, उसी हिसाब से बिहार में जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया है उसको अनुसूची 9 में जो है आप लोग डालने का काम कीजिए। लेकिन 11 महीने 12 महीने तक इसको नहीं डाला गया। अभी बिहार विधानसभा सत्र चालू हुआ था, उसमें भी हम लोगों की मांग थी, लेकिन कोई नहीं सुना। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों का जो विजन है, कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में है, कितने दलित समाज के लोग जो है डिसीजन मेकिंग में है, या जो भी एनडीए में जितने मंत्री हैं, वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों के केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस साजिश में कांग्रेस भी शामिल हो जाती है जब वो केवल वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन आरजेडी और खासकर भाकपा माले जैसी जमीनी स्तर की पार्टियों का मानना साफ है कि बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों को केंद्र में रख के लड़ा जाना चाहिए, जिसमें बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा से लेकर के जाति जनगणना, आरक्षण की सीमा को 65% किया जाना और पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित तबकों को उनका हक, अधिकार, हिस्सा, सम्मान लौटाना ये केंद्रीय मुद्दा है। इसलिए आप इस अधिकार पत्र को गौर से देखेंगे तो इसमें इंडिया गठबंधन की वो रणनीति सामने आएगी जिसकी तरफ इशारा कल गठबंधन के कई नेताओं ने एक साथ किया था। यानी इंडिया गठबंधन अपने ढंग से तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी की यात्रा की कामयाबी के बाद स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस आरजेडी की तरफ दबाव डाल रही है। हालांकि आरजेडी भी अपने दबाव में आने की किसी भी सूरत में दिख नहीं रही है। अंतिम निर्णय हो जाएगा एक समय के बाद की सीट में कितना गठबंधन में किसको सीट गई है। लेकिन इतना तो साफ दिख रहा है कि तमाम मुश्किलों और चुनौतियों से लड़ते हुए इंडिया गठबंधन बीच बीच में सामने साथ दिखता रह रहा है और कॉमन एजेंडा बना रहा है। सबसे बड़ी बात, वो एजेंडा
एजेंडा बना रहा है कि बिहार का विकास कैसे होगा, वो एजेंडा बना रहा है कि बिहार के मुद्दे कौन से हैं, वो अति पिछड़े समुदाय को क्या देंगे, वो पिछड़े समुदाय को क्या देंगे, वो आरक्षण की सीमा को कितना बढ़ाएंगे, वो जाति जनगणना के बाद क्या करेंगे, वो शिक्षा रोजगार इन मुद्दों पर क्या करेंगे, स्वास्थ्य से लेकर के पलायन तक के मुद्दों पर क्या करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी में क्या हो रहा है, आप जरा गौर से देखिए। प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों एक धमाका किया। जेडीयू के अशोक चौधरी से लेकर के बीजेपी के डिप्टी सीएम बिहार के सम्राट चौधरी तक पे इतने संगीन आरोप लगा दिए। उन आरोपों के बाद बीजेपी और जेडीयू के खेमे में खलबली मची है और इसका कोई और खलबली मचवा नहीं रहा है। बीजेपी के ही नेता सामने आ गए और मांगने लगे इस्तीफा अपने ही बीजेपी के नेताओं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि बीजेपी के नेता यानी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार के अध्यक्ष बीजेपी के दिलीप जायसवाल, बिहार के मंत्री बीजेपी के मंगल पांडे, बीजेपी से सांसद संजय जायसवाल पर जितने संगीन आरोप लगाए गए, किसी के ऊपर मर्डर के केस, किसी की डिग्री फर्जी, किसी की सर्टिफिकेट में दोष, तो किसी का 200 करोड़ का जमीन खरीदने का मामला, ये सब कुछ इतने तरह के मामले जब सामने दिखते रहे, भ्रष्टाचार से लेकर के तमाम तरह के अन्याय अत्याचार के मामले जब सामने दिख रहे हैं, तो भाजपा नेता ही सामने आ गया कि भाजपा के नेताओं को अपने आरोप का जवाब देना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए पूर्व कैबिनेट मंत्री बीजेपी नेता आरके सिंह का बयान। किसी का हिम्मत नहीं था हमारे अंडर में काम करते हुए कोई भ्रष्टाचार करे। वो जानता था कि हम भ्रष्टाचार करेंगे तो मेरा गला काट देगा, वो जानता था और विभाग साफ हो जाता था, हमारे रहते हुए साफ हो जाता। ये काबिलियत हमको भगवान ने दी। हमारे रहते हुए लोग हमारे महकमा में भ्रष्टाचार नहीं कर सकते थे, अंत तक यही रहा। तो इसीलिए भ्रष्ट लोगों पर बोलना हमारी आदत रही। पहले भी हम बोल चुके हैं, आगे भी बोलेंगे। अभी तो कम बोले, अगर कोई चूचा किया तो सबका बखिया हमारे पास है। हम यहाँ भी गृह सचिव रहे हैं, आप बखिया उठे। आरके सिंह को सुनते हुए आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरे खेल में कैसे बीजेपी और जेडीयू बुरी तरह घिर चुके हैं। प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों सबूत के साथ सम्राट चौधरी से लेकर के अशोक चौधरी तक को इतने कटघरे में खड़ा कर दिया जिसका जवाब देते अभी तक नहीं बन रहा है। शुरुआती दौर में बीजेपी के नेता हो या जेडीयू के नेता, उन्होंने धमका करके इस मुद्दे को भटकाना चाहा, लेकिन अंततः उन्हें यह समझ में आया कि झाल बजाने वाली जो वीडियो आई अशोक चौधरी की, वो भी टेंशन कम नहीं कर पा रही है। और सम्राट चौधरी, जिन्होंने पिछले दिनों बदतमीजियों की सीमा को पार करके सदन से सड़क तक बिहार में जिस तरह से बिहार के लोगों को परेशान किया, बिहार के लोगों का बिहार बंद फेल हुआ, मां की गाली दी गई, उस तरह के मामले चल नहीं पाए। ऐसे में क्या बीजेपी अपने घर के भीतर के झगड़े को कितना सुलझा पाएगी? प्रशांत किशोर खुद घिर चुके हैं जब चोरी के साथ वो शेड्यूल कास्ट के एक जाति को जोड़ करके दलित समुदाय की खासी नाराजगी को मोल ले चुके हैं। प्रशांत किशोर की कोशिश थी कि ब्राह्मण चेहरा कोई और नहीं है, ब्राह्मण चेहरा बन करके आए और दलित को गाली दे करके वो किसका चेहरा बनेंगे अभी तक तय नहीं। भारतीय जनता पार्टी को पता है, इसलिए एक तरफ विजय सिन्हा नामक भूमिहार समाज से आने वाले व्यक्ति को, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी नामक कुशवाहा समाज यानी पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति को साथ में डिप्टी सीएम बनाया। नीतीश कुमार, जिनके साथ अति पिछड़े समुदाय की एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, उन्हें आगे करने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी सम्राट चौधरी से लेकर के अपने प्रदेश अध्यक्ष, सांसद से लेकर के मंत्री मंगल पांडे तक को जब घिरता देख रही है, तो क्या उसे यह समझ में नहीं आएगा कि बिहार के लोग, जो एक नेता लालू प्रसाद का अपमान भाजपाइयों ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए किया, जिस भ्रष्टाचार के लिए किया, क्या ये भ्रष्टाचार बीजेपी वाले करेंगे तो बिहार माफ़ कर देगा या बिहार भूल जाएगा? इस बात को लेकर के बिहार में तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चक्रव्यूह में फंसती बीजेपी और जेडीयू क्या इससे निकल पाएंगी? क्या बीजेपी और जेडीयू को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जैसे चुनाव आयोग ने वोट चोरी का मुद्दा किया, सामने वोट चोरी का मुद्दा आया, राहुल गांधी ने ट्वीट करके कल ये जानकारी दी कि कैसे एक अखबार में खबर छपी है कि चुनाव आयोग ने कुछ नियम बदल दिए।
अब चुनाव आयोग ने नियम बदलते हुए यह शर्त रख दी है कि वोटर लिस्ट से नाम काटने के समय कैसे एक मोबाइल फोन, एक ओटीपी, एक आईपी एड्रेस से लेकर के तमाम प्रावधान अब बदल दिए जाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से बल्क में सिस्टमेटिक ढंग से किसी भी वोटरों के नाम को काट न पाए। इसके बाद क्या था, मौका मिल गया, पूरा विपक्ष टूट पड़ा। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि चोरी तो पकड़ ली, सबूत भी भेज दो सीआईडी को। ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि जो वोट चोरी का मुद्दा बिहार के एसआईआर की प्रक्रिया के बीच से गरमाया, गांव-गांव तक पहुंचा, और उस मुद्दे के बीच में बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का भ्रष्टाचार, उनका इस तरह का चोरी और तमाम मुश्किलों में घिरने वाली बातें क्या बिहार में गांव-गांव नहीं पहुंचेंगी? ऐसे में अति पिछड़े समुदाय से लेकर के दलित समुदाय, शिक्षक वर्ग से लेकर के बेरोजगारों की समस्या हो, पलायन से लेकर के जाति जनगणना और 65% आरक्षण की बात हो, इस बात पर बिहार में इंडिया गठबंधन लीड लेता दिख रहा है। बिहार की राजनीति पर खासी नजर रखने वाले लोग ये बात समझते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह कांग्रेस पार्टी को भले ही वोट चोरी का मुद्दा आया हो, भले ही राहुल गांधी ज्यादा समय दे रहा हूं, लेकिन वो गलती कांग्रेस को नहीं दोहरानी चाहिए जो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दोहराई थी। अगर कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ी रही, अगर इस तरह से तालमेल में बिखराव दिखा और कांग्रेस दबाव डालती है कि वो क्षेत्रीय दलों को कमजोर करके, चाहे वो माले हों या आरजेडी, वो अगर उन्हें सीटें कमजोर करके, कम करके दबाव में ज़्यादा सीटें लेने की कोशिश करेगी, तो समीकरण बिगड़ेगा। क्योंकि आज की तारीख में जो समीकरण है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में तेजस्वी प्रसाद, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, इन 4 लोगों को 4 घंटे बैठ करके 4 तरह से एक रणनीति पर काम करके फाइनल घोषणा कर देनी चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन अपने भीतर के इस दबाव को, कांग्रेस पार्टी के अतिरिक्त दबाव को संतुलन के साथ साधने में कामयाब हो गया, तो बिहार की जनता हिसाब लेने के लिए तैयार है। अब हिसाब चाहे सम्राट चौधरी दें या मंगल पांडे दें, अशोक चौधरी दें या संजय जायसवाल दें, भाजपा के नेताओं के कहने पर इस्तीफा दें या जेडीयू वाले नेताओं के फंसने पर इस्तीफा दें, लेकिन बिहार सवाल पूछेगा। और बिहार कर्पूरी जगदेव मंडल के फॉर्मूले पर, बुद्ध से लेकर संविधान वाले बाबा साहब के फॉर्मूले पर इस बार कड़ा फैसला सुनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए मुश्किल में बीजेपी, मुश्किल में जेडीयू, लेकिन अंततः इंडिया गठबंधन अपनी राह के कुछ कांटों को निकाल ले तो बिहार बदलाव के लिए तैयार है। इस पूरी बातचीत पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।